हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। ये हमारे चैनल का सबसे पहला पॉडकास्ट है एंड ट्रस्ट मी आई नेवर थॉट कि मैं ऐसा कोई पॉडकास्ट बनाऊंगा। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है और कोई नहीं बट मेरे पापा यानी मेरे फादर। एंड मेरे फादर इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ही इज अ पेरेंट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट पता है उससे ज्यादा मुद्दे की या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ही इज अ फादर ऑफ टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड आज हम जानेंगे उनके सारे इंसाइट्स, उनकी सारी टेक्निक्स एंड उनका सारा रोल प्ले हम हम दोनों के यानी कि मेरे और मेरी बड़ी बहन के सीए बनने के पूरे जर्नी के अंदर। बिना किसी देरी के मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे फादर को इस पॉडकास्ट के ऊपर। मेरा पहला सवाल ये है कि आपको सीए के बारे में सबसे पहले कब पता चला था? एंड तब आपने कभी सोचा था कि आपके बच्चे, अगर आपके दो बच्चे कभी सीए बनेंगे? हाँ, नौकरी करते समय चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये तो पता था। हाँ। बट उसके बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज मैंने पता इसलिए नहीं किया था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम बच्चों को कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। मेरे विचार में शुरू से यही था कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने। डॉक्टर। इंजीनियर तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और कुछ समय बाद 2008-9 में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे कम इनपुट पैसा डाल करके अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन ये सिलेक्शन हमारे बच्चे लोगों ने ही किया, इसमें मेरा कोई रोल कल नहीं है। हम्म। तो मैं धन्यवाद देता हूँ बच्चों को कि वो अपने से आप सेलेक्ट किए और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके दिखलाए। आपने मतलब कभी नहीं सोचा था कि आपके बच्चे सीए करेंगे? नहीं, ना ही आपका ऐसा कोई सपना था? बिल्कुल नहीं। ओके। हमारा बचपन ओवरऑल कैसा रहा था? बचपना देखा जाए तो बहुत अच्छे गुजरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरी शुरू से ये मान्यता थी कि बच्चे जब तक 9 साल 10 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक इमेच्योर रहते हैं। हम्म। तो हमारी शुरू से यही प्रयास थी कि बच्चे हमारे कहाँ खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मैंने हर बच्चों के साथ चौथी क्लास तक मैं बैठा हूँ और उनको पढ़ाया हूँ। पलट के 5वीं क्लास से ये नहीं देखा है कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। हम्म। मैं जब कभी भी एडमिशन के लिए जाता था तो मैं टीचर्स को ये बोल करके भी आता था कि भाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तिवारी नहीं है। क्योंकि बच्चे 8 घंटा स्कूल में रहते हैं और 16 घंटा मेरे पास रहते हैं। हम्म। तो किसी भी चीज़ का जो संस्कृति संस्कार की बात करते हैं, स्कूल में मेरे हिसाब से केवल एजुकेशन मिलता है और एक माहौल मिलता है। हम्म। जो भी संस्कृति संस्कार या आईक्यू लेवल डेवलप करने की बात है उसमें ज़्यादा अगर रोल कॉल देखा जाए तो घर का है। हम्म। किस समाज से बैठ रहा है, किस समाज पे उठ रहा है, मतलब उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी सर्कल कैसी है, इसके ऊपर आदमी अगर बचपने में ध्यान दे तो मेरे हिसाब से बच्चों को बारे में, क्योंकि 10 साल तक अगर उसकी जो हैबिट लग गई वो आजीवन रहे। इसीलिए बचपन बचपन में मेच्योर नहीं रहते हैं बच्चे, जो सिखलाओ वही सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है बच्चों को तो जब तक वो 10वीं 11वीं साल के नहीं हो जाते तब तक ही देना है। उसके बाद उसको धीरे धीरे फ्री छोड़ना है। हम्म। मॉनिटरिंग बंद नहीं करना है। जब कभी भी वो गलत रास्ते पे जाए तब उसको बोलना है कि बेटा ये गलत है। ओके। तो दूर से मॉनिटरिंग करना है और क्लोज मॉनिटरिंग जो है चौथी 5वीं तक बच्चे रहे तभी तक करना ओके। जब आपको पहली बार पता चला कि हम दोनों सीए करना चाहते हैं, तब आपको कैसा लगा था एंड तब आपके मन में क्या ख्याल आए थे? फिर से वही रिपीट करूंगा, क्योंकि 10 साल 11 साल तक बच्चों को अगर मॉनिटरिंग की और क्लोज मॉनिटरिंग की तो गार्जियन को ये पता चल जाता है कि बच्चों के आईक्यू लेवल क्या है। हम्म। अब रह गई बात कि कौन क्या सोचता है बनने के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सोचे तो वो बना देंगे या बच्चे सोचे तो वही बन जाते। हम्म। सबसे बड़ा रोल कॉल ये होता है कि बच्चों की जो नेचर है हम्म। वो किस टाइप के नेचर है। हम्म। बच्चों की अगर नेचर ये है कि जो मैंने टारगेट बनाया है हम्म। उसके प्रति मैं कितना समर्पित हूँ। हम्म। क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसका समर्पण का होना बहुत जरूरी है।
समर्पण अगर नहीं है तो कुछ नहीं। दूसरी बात क्या होती है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को टारगेट बनाते हैं तो उसकी पंक्चुअलिटी, उसके बारे में उसकी कैसी, मतलब कितना सीरियस है वो, कोई भी टाइम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तो बच्चे जब 10वीं 12वीं में थे तब भी पता चल गया था कि इतने पंक्चुअल है, कितने हिसाब से पढ़ रहे हैं, और अब हमको क्या ट्रेस आई है। देखा भी, अब हमने कभी भी जीवन में किसी भी बच्चों को 10वीं क्लास तक कोई ट्यूशन नहीं लगाया, जिसमें से कि दीदी भी अच्छी मार्क्स पाई, पातुल भी अच्छे मार्क्स पाई, तो भी अच्छे मार्क्स पाई, सभी 90+ ही मार्क्स पाए। इससे ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चों की आईक्यू लेवल क्या है। अब गार्जियन को कोई भी चीज ट्रेस होके नहीं बोलना चाहिए कि तुमको यही करना है, तुमको यही करना है। जो स्वतंत्र भाव से वो सोच रहा है वो बड़ा हो चुका है। 16-17 साल का बच्चा अगर हो गया तो बड़ा हो चुका है, अपने करियर के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में वो समझ रहा है। जनरली होता क्या है कि गार्जियन ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाए। जैसे गार्जियन सोचता है 100% श्योर रहे, मतलब सक्सेस नहीं होता है, तो उसमें गार्जियन को भी डिमोरलाइज होता है और बच्चे भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि जब जो भी बच्चे कर रहे हैं उसको माहौल बनाने के लिए हम गार्जियन को किस तरीके से सेटअप घर का निर्माण करना है, ये गार्जियन का काम है, न कि बच्चों में इंटरफियरेंस करना। एग्जाम टाइम पे आपका स्ट्रेस लेवल कैसा रहता था? आप एग्जाम डेज को किस तरीके से देखते थे एंड आप उसको किस तरीके से अप्रोच किया करते थे? तो उस दौरान हम लोग तो स्ट्रेस में रहते ही है कि एग्जाम चल रही है, बट एज अ पेरेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? पहले मैंने बोला एटमॉस्फेयर बनाना गार्जियन का काम है। वो एटमॉस्फेयर हम लोगों के घर में बना कि नहीं बना है उसमें मैं कितना श्योर, ये पता नहीं है, लेकिन गार्जियन को उसमें त्याग की जरूरत होती है। जब बच्चे घर में पढ़ रहे हैं तो टीवी मोबाइल ये सब दूर होना चाहिए। पर और काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोगों के घर में शायद 2012 या 13 से टीवी बंद है। हाँ। उस दौरान से और 2025 तक ये जो लत पड़ गई कि हम लोग टीवी देखना ही भूल गए। तो उसमें अब जैसे मान लो कि हम टीवी देख रहे हैं, न्यूज चालू करके रखे हैं, या सीरियल चालू किया है, या पिक्चर लगा के रखे हैं, या क्रिकेट देख रहे हैं, उसमें आवाज आ रही है, बच्चे डिस्टर्ब हैं। बच्चे इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो पेरेंट्स हैं। तो बच्चे अंदर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करके, देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, गार्जियन जो अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो गार्जियन को इस भाव से देखना है कि बच्चा हमारा जो सीरियसनेस लेकर के बैठा है उसमें हम उसका साथ दें। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली देना है, क्योंकि पढ़ना तो उसी को है। तो वो मेहनत करेगा, उसी को एग्जाम देना है, पढ़ना उसको है, और जो भी करना है उसको ही करना है। हमको केवल माहौल में उसका साथ देना है ताकि उसकी थॉट्स जो भी रहे वो पॉजिटिव बनी रहे। कुछ कुछ गार्जियन मिस कर जाते हैं थोड़ा, कभी कभी चिल्ला चोट होने लगती है, कभी वो टीवी देख लेते हैं, कभी वो, लेकिन इस तरीके का माहौल अगर पॉजिटिव बनेंगे तो हो सकता है कि बच्चों के कैरियर पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके एग्जाम पे पॉजिटिव रिजल्ट। अब ये पॉजिटिव रिजल्ट जो भी होता है, कभी सक्सेस भी होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन गार्जियन का यही काम है कि उस माहौल को बरकरार रखें। इससे बच्चों के प्रति, क्योंकि क्या है, जब तक त्याग नहीं है उसको, इन द सेंस मैं अब समर्पण भी बोलूंगा, तो जब तक समर्पण नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारा समर्पण ये होना चाहिए कि हम अपनी चीज को, जो भी हमारी गलत आदत है उसको सुधार करके और बच्चों के पढ़ाई के माहौल में हम अपना पॉजिटिव रोल कॉल अदा करें। यही, और कुछ नहीं। अब जैसे एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे मेरी आदत थी कि मेरा तब एक कह सकते हैं अंधविश्वास चलता था कि आलू का पराठा खा करके ही जाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती थी कि एग्जाम से एक दिन पहले पर्टिकुलर होनी चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें चलती थी कि एक दिन पहले मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट चलना चाहिए। तो इसमें आपका भी कुछ ऐसा रहता था कि एक दिन पहले माइंडसेट क्या है, कैसा है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा? नहीं, ये हम लोग इसको भोजपुरी में टोटका बोलते हैं। ये टोटका के ऊपर मैं विश्वास कभी नहीं करता हूँ। होता कैसा है कि देखो, जो होना था, जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब इस व्यू में मैं, तुलसीदास जी रामचरितमानस में अयोध्या कांड में एक चौपाई लिखे हैं। उसकी सीन ये है कि राम जो है लक्ष्मण के साथ और जानकी मैया के साथ जंगल चले गए हैं। राजा दशरथ मर चुके हैं और भरत को ये मालूम है कि ये जो भी कारण हुआ है ये मेरी माँ है।
अपने गुरु के पास जाते हैं वशिष्ठ को, और अपने दरबार मतलब अपने वहाँ पे बुला के लेके आते हैं और बोलते हैं कि भाई जो भी है हमको राम को बुला करके लेके आना है और उनको गद्दी पे बिठाना है। मैं ये चौपाई का वर्णन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक चीजें हैं जो चौपाई में वर्णन है वो समझ जाएगा। उसमें वशिष्ठ मुनि जो है वो भरत को समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, कहे सुबिलख मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विदेहात। ये 6 डिपार्टमेंट जो है ना, क्या क्या चीज, लाभ का, हानि का, जीवन का मतलब और मृत्यु का, लाभ का और हानि, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमको केवल कर्म करना है और उस कर्म का परिणाम होता है। ये जो भी रहता है ये विधि के विधान के आधार पे ही चलता है। इसको ना कोई टाल सकता है ना कोई टालने वाला हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म को छोड़ देना है। कर्म आपको करते रहेंगे तो उसमें यह होगा कि लासा पॉइंट जो इतना है वो इतना होगा, बट वो 100% टलेगा ये गारंटी है कि 100% नहीं टलेगा। उसकी जो क्षति लेवल रहेगी वो यहाँ से होकर के यहाँ हो जाएगी। तो कर्म को करना है। अब रह गई बात कि हमको कैसा माहौल करना है। हमने बहुत पहले ही बोला था कि पॉजिटिव थॉट्स जब तक है तब तक ही सब कुछ। अब पॉजिटिव थॉट हर नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाला जा सकता है। जैसे गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, तो बोलेगा आधा खाली है, मैं बोलूंगा आधा भरा है। तो इस तरीके की बातों से ये पता चलता है कि आदमी जो है कि थॉट प्रोसेस उसकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आदमी क्या होता है, कोई भी अगर तनाव होता है तो आदमी घबराने लगता है। नो डाउट हम भी इंसान हैं, हम भी घबराते होंगे। होना तो वही है जो विधि के हाथ में लिखा है। अब उसमें अपने आप को ये ढाढ़स दिलाना है, अपने आप के आत्मविश्वास को बढ़ाना है कि हम किसके लिए घबरा रहे हैं। हमें जो कर्म करना है करते रहना है, जो होगा वो होगा। अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस चीज पे मुझे बहुत पुरानी कहावत याद है। हमारे मामा जी थे, हम लोग बचपने में 7 लोग थे। हम लोग बहुत कष्ट में जीवन काटे हैं। तो मामा हमेशा अपनी बहन को मतलब मेरी माँ को बोला करते थे कि बहन जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, पूत भतार के सामने आएगा। मतलब हम जिससे दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वो व्यवहार लौट करके मेरे पास जरूर आता है, पहली चीज। दूसरा कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन। मतलब अगर लड़का अच्छा है तो पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, और लड़का अगर बुरा हो गया तो कितना भी पैसा बचाओगे तो उड़ा देगा। ये 2 कहावतें मैंने जिंदगी में यथार्थ किया है। और हमारे पिताजी ये बोला कर रहे थे कि बेटा जितना पैसा है उसके ऊपर एक नया ऊपर का भी प्लान नहीं करना, जितनी चादर उतनी पाँव करना। कर्ज में जीवन में कभी नहीं होता। मैंने उसको अपनाया। अब मैंने जीवन में अपने जब से समझ में आया, बचपने में तो मैंने बहुत उधम मचाया होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट, लेकिन जब से मैंने समझ आ गई, आदमी जब जिम्मेदारी पे आता है तब से मैंने किसी का बुरा नहीं। तो ये मन में सवाल होता था कि भाई मैंने जब बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। समय लगेगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। अब तुम्हारी या पातुल का ये चीज था कि जो टारगेट बनाया उसके पीछे पड़े रहते थे, मतलब लगनशीलता रहती थी। लगनशीलता अगर है, आदमी अगर प्रयासरत है तो आज नहीं सफलता मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, परसों नहीं नरसों मिलेगी, मिलेगी। और सीए की तो कोई एज लिमिट थी नहीं। अर्ली एज में तुम लोग चालू कर दे तो ज्यादा क्या हो जाता है, 24 नहीं 25वें साल में सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए उस बात पे वरीड नहीं होता है। लेकिन गार्जियन होने के नाते हर आदमी ये सोचता है कि मेरा बेटा पहले अटेम्प्ट में आ जाए। जब पहले अटेम्प्ट में नहीं आता है तो थोड़ा सा गार्जियन सोचता है। फिर मैं भी सोचने लगा, फिर मैंने लोगों से इंक्वायरी किया तो लोगों को ये पता चला कि नहीं यार, इसकी रिजल्ट ही 2-4-5% आती है, तो इसमें ज़्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। बट कोई भी बच्चे अगर पहली अटेम्प्ट में निकलते हैं तो उन गार्जियन का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। वो मतलब ये छाती ठोक के बोल सकते हैं कि मेरा लड़का जो है पहली अटेम्प्ट में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले में निकाला, दूसरे में नहीं, तीसरे। फाइनली सीए की डिग्री प्राप्त के लिए बहुत बढ़िया चीज।
तो माहौल अपने हिसाब से जो पॉजिटिव बनाना तो हम बनाते रहते थे। जो तुम्हारे मन में था कि भाई आलू पराठा खा के जाएंगे तो ऐसा होगा, पोहा खा के जाएंगे तो ऐसा होगा, तो हमारा यही कहना था मैडम से कि भाई जो बोलता है वो कर दिया करो, हम हमारे को इसमें कोई विश्वास नहीं है। बस उसकी थॉट जो है पॉजिटिव में रहने दो, ताकि वो निगेटिव में ना, और वो मतलब इसे बैक न खींचे, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़े। ओके, ठीक है। जब हम लोगों का पहली बार फेल रिजल्ट आया, स्पेशली जैसे पातुल का इंटर तक तो सब कुछ क्लियर था, फाइनल में जाकर के अटेम्प्ट लगे। मेरा तो इंटर में ही अटेम्प्ट्स लग गए थे। सो जब आपने पहली बार वो फेल रिजल्ट देखा, तब आपको कैसा लग रहा था? फेल रिजल्ट से आदमी थोड़ा सा गिरता जरूर है, मैंने पहले भी बोला था कि गिरता है, लेकिन देखो एक रहीमदास का दोहा है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब होए। आदमी के वो विपदा यानी मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि शारीरिक हो, वो मानसिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो आदमी उसमें से सीखता है। जब तक आदमी को दुख नहीं होता है तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि सुख क्या होता है। जैसे कोई भी आदमी किसी जीवन में कोई दुखी नहीं हो, उसे पूछो कि भैया वो फलाना ये क्या होता है। तो इसलिए अगर कोई आदमी फेल होता है तो उसे आदमी पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव करता है, उसे बहुत कुछ सीखता है। इसलिए आदमी को जीवन में कभी न कभी फेल होना भी जरूरी है, इससे बहुत बड़ी सबक मिलती है। जो फेल नहीं होता है, बड़े हो जाने के बाद अगर वो फेल होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो यंग एज में जब फेल होता है तो उसकी बॉडी, उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल सब कुछ बेयरेबल रहती है। बड़े हो जाने के बाद आदमी वो शॉपिंग में चला जाता है और वो उसके हेल्थ के लिए नुकसान देगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वरिड नहीं होता था, थोड़ा सा तो लगता था कि पास हो जाएंगे तो अच्छी बात, नहीं हो गए तो भी। स्पेशली पातुल के केस में ऐसा था कि उसका 10th में अच्छे परसेंट, 12th में अच्छे परसेंट, सीपीटी एक बार में, आईपीसीसी दोनों ग्रुप एक बार में, फिर फाइनल में आकर के। हाँ, तो हर किसी का देखो, दुनिया में जितने लोग हैं 140 करोड़ के पास 140 करोड़ की ब्रेन की वेराइटी है। नो वन इज इक्वल। इसलिए कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए कि फलाना ऐसा हो गया तो चिल्लाना ऐसा हो गया तो ऐसा। हर आदमी अलग अलग है, हर आदमी अलग अलग तरीके से चलता है। कोई भी आदमी एक दूसरे की सिमिलरिटी नहीं जा सकता। अगर सिमिलरिटी जाता तो विचार सबकी एक रहती। कोई अलग धर्म का, कोई अलग जाति पे सोचता है, कोई अलग भगवान के बारे में सोचता है, कोई बोलता है शंकर भगवान अच्छे, कोई बोलता है हनुमान अच्छे, कोई बोलता है अल्लाह अच्छे, कोई इतनी वेराइटी कहाँ से पैदा होती। तो ईश्वर ने जो भी परिवार बनाया है ना, सोच समझ करके, जैसे मान लो कि तुम हो, पातुल हो, दिव्या है, मैडम है, हम हैं, ईश्वर ने ये एक परिवार हमको गार्जियन के रूप में दिया है संभालने के लिए। तो बहुत सोच समझ करके दिया है कि भैया ये ऐसा ऐसा ही रहेंगे, इसको तुमको एक नाट में बांधना है। अब ये 100% आदमी नाक में नहीं बांधता है, कुछ ना कुछ छटक लेते हैं। बट फाइनली ये जिम्मेदारी गार्जियन की रहती है कि समर्पण मतलब त्याग को करते हुए पूरे परिवार को एक साथ मोटा मोटी इकट्ठा रखना, एक विचार में ढालना। 100% तो कोई नहीं डाल सकता है। बर्तन है 2 4 10 आपस में टकराएंगे, आवाज होगा, लेकिन बर्तन टूटने नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो भगवान ने जो निर्माण करके भेजा है हमारी परिवार की फैमिली है, उसको साथ में लेके चलना है। उसके लिए जो त्याग करना है वो त्याग करना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पावर की जरूरत है तो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, ताकत दिखाना है तो ताकत दिखा के कुल मिलाकर के साथ लेके चलना। इसलिए ये मैंने कभी नहीं सोचा कि पातुल ने ऐसा किया तो मेरा छोटा वाला भी ऐसा करेगा तो बड़ा वाला भी ऐसा। नो वन इज इक्वल, सब डिफरेंट। मैं भी डिफरेंट हूँ, मेरी मम्मी भी डिफरेंट है, तुम भी डिफरेंट हो। ओके। जब आपने देखा कि ठीक है हम लोग फेल हुए हैं, तो आपका माइंडसेट था कि ठीक है फेल होना ज़रूरी है। बट उस समय एज अ स्टूडेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। दुख पहला तो ये होता है कि पहले इतनी प्रिपरेशन करी, उसका रिजल्ट नहीं आया। दूसरा, रिजल्ट नेगेटिव आया है, आसपास के लोगों का अच्छा आया है। तीसरा, वही किताबें फिर से पढ़नी है। तो जब आपको भी ये सब हमको हमारे साथ
ये सब होते हुए दिखा, तब आपको इन सब में से सबसे ज्यादा दुख किस चीज का होता था? तो गार्जियन होने के नाते बच्चे अगर फेल होते हैं तो दुख तो होता ही है। लेकिन कोई भी चीज की एक समय निर्धारित विधि विधान में करके रखी है। आज के डेट में समस्या ये है कि हम हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। उसका दोष मैं बच्चों को नहीं दूंगा, उसका दोष मैं मीडिया को दूंगा। अभी कोई भी चीज है तो पहले कैसा होता था कि मान लो किसी ने कुछ पूछा, उसको ढूंढते थे किताब में कहाँ है कैसा है, उसमें समय लगता था, तो लोगों की पेशेंस बनी रहती थी। अभी में कैसा है कि कोई भी प्रश्न है, हे गूगल फलान ढकान चिलान, तड़ से जवाब आ जाता। यही चीज जो है बच्चों को जीवन में लगता है कि आज मैंने ऐसा किया ना, मेरे को कल रिजल्ट आना चाहिए। आज मैं सीए बन गया ना, कल मेरे को 1 करोड़ का पैकेज होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है। किसी भी चीज की ग्रोथ अगर नेचुरली है, जितना फास्ट ग्रोथ होगा उतनी फास्ट उसको गिरना भी है। उदाहरण के तौर पे अगर लौकी का कोई भी पेड़ है या कद्दू का जो पौधा है, वो कितना तेज बढ़ता है, 3 महीने में मर के खत्म हो जाता है। वही पीपल का पेड़ 5 साल में इतना ही होता है, लेकिन जो 500 साल चलता है। तो ग्रोथ शुड बी लीनियर, और इंस्टेंट रिजल्ट अगर है उसके प्रति गार्जियन को भी और बच्चों को भी इंस्टेंट रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर चीज का समय निर्धारित है। एक सिंपल सी उदाहरण सोच लो, अगर चावल बनाना है, कितना भी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो चावल की पानी खौल जाएगी। चावल की पानी खौल जाएगी। मान लो कि एक साथ मैंने 5000 डिग्री का टेम्परेचर कर दिया तो चावल जल भी जाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस है कि सडन टेम्परेचर इतना देर तक बॉयल होगा तब जाके चावल बनेगा, उसका स्वाद मिलेगा। तो हर चीज की एक प्रोसेस लिमिट होती है। अब तुम्हारे दिमाग में वो प्रोसेस लिमिट जो भी एग्जाम दे रहे हो कि तुम्हारे, अब जैसे मान लो कि एक गेहूं के पकने का समय कुछ और है, चावल का कुछ और है, बाजरे का कुछ और है, इसका कुछ और है। मैंने बोला ना 140 करोड़ के लोग 140 टाइप के होते हैं। तो सपोज कोई बाजरा है, कोई गेहूं है, कोई चावल है, कोई सोयाबीन है, कोई चना है, कोई मूंगफली है, कोई कुछ है। हर का पकने का मतलब हर किसी का एक मेच्योरिटी लेवल, हर किसी का एक ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है। उसको एक साल में समझ में नहीं आया तो दोबारा तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। इंस्टेंट रिजल्ट तो हमेशा मिलेगा नहीं। हर किसी को नहीं मिलेगा, किसी न किसी को मिलेगा, किसी न किसी को फेल होगा। कोई भी आदमी अगर मान लो कि गेम खेलने जाता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है। हमेशा मैं ही जीतूंगा ये कोई जरूरी थोड़ी। तो थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा पॉजिटिव में लेके चलें। फेल हो गया था फिर से पढ़ो। बहुत ज्यादा ठीक है, दुख होता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको ट्रेस में लेकर के और अपने जीवन को बर्बाद करने से अच्छा क्या आगे सोचो। अच्छा हो गया, थोड़ा और कम मेहनत पड़ेगा तो कम समय में रिजल्ट निकल जाएगा। जो प्रोसेस है वो तो प्रोसेस होगा, आज नहीं तो कल वो प्रोसेस से होना पड़ेगा, तभी जाकर के चावल पकेंगे या सीए बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो फिर फाइनली जब ये सब होने के बाद हम लोग पास हो गए, सीए बन गए, तब आपको क्या लग रहा था, कैसे लग रहा था, वो थोड़ा बताइए। डेफिनेटली प्राउड ऑफ मोमेंट था। अब वो हो सकता है कि मैंने वो प्राउड ऑफ मोमेंट फील कराया कि नहीं कराया वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अंदर से प्राउड फील जरूर है। होता कैसा है कि आदमी को जब आत्मसंतुष्टि मिलती है और उसके बाद जो खुशहाली मिलती है ना, उसका एंजॉयमेंट ही अलग रहता है। 2-3 साल मेहनत की, उसके बाद सीए बने तो ऐसा लगा कि चलो यार मेहनत वसूल। तो आदमी को खुशहाली बहुत होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि मैंने वो फील कराया कि नहीं कराया मुझे पता नहीं है, तो तुम ही लोग बताओगे कि फील अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। बट अंदर से आदमी बहुत खुश होता है, इसमें कोई दो राय। वो प्राउड मोमेंट रहता है। हम गए भी थे उधर, तो तुम्हारे लोगों का जो सर्टिफिकेट मिल रहा था उसमें किसी ने बोला था कि माँ बाप ये बच्चे से सीना ठोक के बोल सकते कि मैं सीए का बाप। तो प्राउड प्राउड फील तो होता है। जैसे कोई बेटा डॉक्टर बन गया यार, कोई बोल दिया ना तो डॉक्टर है क्या, मैं डॉक्टर का बाप। यही केस मेरे पिताजी के इसमें। मेरी माता जी बीमार थे, बाबूजी कुछ बोले ऐसा करो ऐसा करो, तो माई ने बोला कि डॉक्टर है क्या,
डॉक्टर के बाप हैं। बाबूजी की हो सकला तारा मुंह में सरस्वती बस जाए तो एक ना एक दिन जरूर डॉक्टर के बाप बने। तो वो वाली डायलॉग जो बाबूजी हमको सुनाए थे, जब वो किसी जो भी था वो उसके ऊपर स्टेज पे बोल रहा था कि सीए का बाप हूँ, वो प्राउड फील मुझे हो जाता कि मैं भी अभी सीए का बाप। जैसे जब बड़े पापा डॉक्टर बने थे तो उनकी बात सच हो गई थी, तो दादाजी को बहुत अच्छा लगा। सेम फीलिंग मुझे भी। जब कॉन्वोकेशन में वो बात आई। यस यस। अब जैसे रिजल्ट वाले दिन आपने जो बोला, मुझे नहीं पता प्राउड वाली फीलिंग आई या नहीं आई। तो एक इंसिडेंट हुआ था उस दिन जो आपको आइडिया नहीं होगा, मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था वो चीज़। तो जब शाम हो रही थी तो मेरे दोस्त आए हुए थे, हम लोग नीचे फटाके फोड़ रहे थे। तो आप भी नीचे थे, मम्मी भी नीचे थी, अंकल लोग अपने एरिया में राउंड मार रहे थे। तो उन्होंने आकर के पूछा, अरे तिवारी जी किस चीज़ का सेलिब्रेशन। बराबर। तो वो बाय लक फटाका रिकॉर्ड कर रहा था मैं, और उसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। तो उसमें आपने बोला था कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। तो ये मैं नहीं बोल सकता ना कितना प्राउड फील हुआ है, तो ये सामने वाले ही समझेगा ना। तो ये जब सुना था तब वो फील आ गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अच्छा क्या बात और वो बाय लक ऐसा हुआ कि वो रिकॉर्ड भी हो गया था। संतुष्टि का मेजरमेंट आदमी सेल्फ नहीं करता है, दूसरा करता है। मैं खुशहाल हूँ ये मैं मेजर कर सकता हूँ, सामने वाला नहीं कर सकता। कि खुशहाली का कोई मेजरमेंट की स्केल तो है नहीं। तो वैसे ही संतुष्ट हूँ कि नहीं ये दूसरा मेजर कर सकता, मैं मेजर नहीं कर सकता। ठीक है। अब जैसे हम लोगों को जब अटेम्प्ट लगे थे, कभी आपको ऐसा लगा कि इनको बोलना चाहिए कि नहीं क्विट कर दो? नहीं, कभी नहीं। मैंने पहले ही बोला ना कि लाभ हानि जीवन मरण जैसा प्रदेश में यहाँ वो जो विधि का विधान है जब लिखा होगा तभी होगा। हाँ, मैं गुरुदेव से हमेशा रोज ही प्रार्थना करता हूँ, जब कभी भी पूजा करता हूँ। मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। मैं भगवान से यही बोलता हूँ कि भगवान हमारे पूरे परिवार के मेंबर को समृद्धि देना, सुख देना, शांति देना और समृद्धि देना। देखो एक सिंपल सी तुमको बात बताता हूँ, जीवन में बहुत मार्के की चीज है। सुख को जब चाहे तब, आज के कलयुग युग में जब चाहे तब सुख हासिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मिठाई खाने में अगर सुख की अनुभूति होगी तो तुरंत हल्दीराम जाऊंगा और मुंह में जैसे ही डालूंगा सुख की अनुभूति तो हो जाएगी। लेकिन वो सुख के साथ शांति का होना जरूरी है। अब मैं डायबिटिक पेशेंट, सुख पाने के लिए मैंने रसगुल्ला खा लिया, तो वो रसगुल्ला मेरे शरीर में शांति पैदा करेगा कि अशांति पैदा करेगा? तो सुख के साथ अगर शांति का है मतलब अटैचमेंट, दोनों एग्जिस्ट करते तो वो खुशहाली में आता है। सुख केवल पैसे से नहीं आता है, ये क्लियर। पैसे से खुशहाली खरीदी जा सकती है, सुख खरीदा जा सकता है, शांति नहीं। शांति तभी है जब आपस की एक विचारे हो। इसे एक परिवार है। एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, रावण को विभीषण समझाने जाता है, भैया जानकी माता को लौटा दो, इसमें तुम्हारी भलाई है, ऐसा है वैसा है। रावण गुस्सा होता है और उसको लात मार के बाहर निकाल देता है। उसमें चौपाई का आधा ही पार्ट बताता हूँ मैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ पे एक विचार है वहाँ पे बहुत अपार संपत्तियों की खुशहाली मिल सकती है। लेकिन अपार संपत्ति होने के बाद, अब लंका में उसके पास क्या चीज की थी? सोने की लंका थी, राजा था, सबको डरा के धमका के रखा था, कुबेर को भी पकड़ा था, इसको भी पकड़ा था, तभी तो उसकी गिरफ्त में थे। तो उसके पास सब कुछ सुख संपत्ति, मतलब संपत्ति होने के बावजूद भी विचारों का नहीं मिला। तो जहां कुमति तहां विपत्ति, वहां पे पूरी की पूरी विपत्ति आ गई, पूरा उसका परिवार खत्म हो। तो विचारों का एकजुटता होना ये सुख शांति का प्रतिदायक है, और यही होना चाहिए। केवल पैसे से खुशहाली नहीं।
पैसे कमाए, खूब ट्रेस लिए, पता चला 28-30 साल की उम्र में बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम्हारा पैसा डॉक्टर लेके जाए। किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तो जब तक तुम्हारे स्वास्थ्य साथ में दे रही है तब तक तुम्हारी वैल्यू दे रहा है। 1 करोड़ की पैकेज देगा, 1.5 करोड़ की भी देगा, 20 का भी देगा, 40 लाख का भी देगा। लेकिन जिस दिन तुम अपाहिज हो जाओगे उस दिन तुमको हटा के बाहर फेंक देगा, अब तुम्हारे जगह पे दूसरा कोई लेके आएगा। इसलिए सबसे प्राइम मोटो ये है कि हमको उतनी ही संपत्ति और उतनी ही धन की जरूरत है। इसमें कबीर का दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा रहे। उतना ही धन चाहिए जिसमें हमको खुशहाली मिल सके, हमको भोजन मिल सके, दूसरे को भी खुश कर सकूं, मैं भी खुश। वो अपार संपत्ति कमा करके और दूसरे को बीमारी पाल करके डॉक्टर को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। विचारों का मेल होना चाहिए, धन बिल्कुल कमाना चाहिए, टूट टपट के कमाना चाहिए, लेकिन मानसिक तनाव के साथ नहीं। बिना मानसिक तनाव के कोई प्रगति भी नहीं है। मतलब मानसिक तनाव का एक लेवल हो, यही लेवल रहे, ये नहीं रहे, बैलेंस्ड होना, बैलेंस होना। ठीक है। आपके हिसाब से क्या वैल्यूज या क्या प्रिंसिपल्स रहे थे हमारे जिस कारण आपको लगता है कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए? हम में ऐसी क्या बात थी? देखो, पातुल की पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी। मैंने उसको 5 बजे उठना है, जगाने की जरूरत नहीं, जग जाती थी, पढ़ती थी, उसको हमको ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर में ऐसा था, जैसे राशि भी तुम्हारी मेष है, भेड़ा जिसको बोलते हैं ना, भेड़ा बुद्धि, लग गए तो एकदम अंत कर देंगे और फिर सो गए तो ऐसे सो गए, फिर उसको जगाना पड़ेगा। हनुमान के पास बहुत सारी ताकत। सुंदरकांड के पहले हनुमान जी की शक्ति को जामवंत जी जगाए थे। भाई हनुमान, तुम्हारी जो जन्म हुई है वो राम के लिए हुई है, राम के काम के लिए हुई है। तो उन्होंने फिर वो सब देखा और सुना, तो फिर वो पर्वताकार हो गए और उसके बाद बोले कि भैया ठीक है, मैं ही समंदर लांग जाता। तो ये मुझे ऐसा मतलब जगाना पड़ता था कि उठो, पढ़ो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। लेकिन जब तुम पढ़ते थे तो ये भी मुझे डर लगता था, मैं मम्मी को बोलता भी था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि तुम हफ्तों दिन तक सुबह के 6 बजे तक 7 बजे तक पढ़ते थे, फिर सोते थे, 2-3 घंटे बाद फिर उठ जाते थे। उस समय मुझे एक डर लगता था कि इनकेस अगर सक्सेस नहीं हुआ तो कहीं मेंटली न गिर जाए। गार्जियन होने के नाते ये डर लगता था। बाकी पातुल की पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी थी। तुम्हारी देखो, दोनों की आईक्यू लेवल अलग अलग। आईक्यू लेवल से के साथ अगर पंक्चुअलिटी हो तो जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, वो होता है। लेकिन आदमी अगर पंक्चुअल भी रहे और बहुत ज्यादा एक सामान्य आईक्यू लेवल भी है तो पंक्चुअलिटी वाला सामान्य आईक्यू लेवल का आदमी आगे निकल जाता है। कोई एग्जाम का है, इसका है, उसको, क्योंकि उसको लगन उस पर बनी हुई है। वो खरगोश और कछुआ की कहानी में तो जीत ही जाऊंगा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, फिर थक गया, रुक गया, वो वाली डिफरेंस। ये मेन डिफरेंस था। ओके। तो आप कभी थके नहीं मेरे को उठा उठा के? नहीं, ये मैंने पहले ही बोला, समर्पण भाव होना चाहिए गार्जियन में, थकने की जरूरत नहीं, उसमें चिढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब चिढ़ता हूँ क्योंकि अब वो लेवल नहीं है, अब तो कोई एग्जाम देना नहीं है, अब तो कैरियर वाली बात है। कैरियर तो प्रोफेशनल लाइफ में तुमको ही चुनना है। एक लेसन जो आप हमेशा हम लोगों को सिखाना चाहते थे या चाहते रहे हैं, हम लोग उसमें कितने सक्सेसफुल हुए या नहीं वो अलग कहानी है, बट आप हमें जो चीज सिखाना चाहते थे जो इन जनरल हर किसी को शायद अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, वो अभी भी वही है कि भैया कोई भी काम अगर मुझे करना है तो समय से पहले उसको कंप्लीट करना। कभी भी उसको ऑक्सीजन लेवल पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ऑक्सीजन लेवल पे लेके जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल की जो स्पीड रहती बढ़ने की, डबल ट्रिपल चौपड़ हो जाती है। इसलिए समय से पहले उसको कंप्लीट करें। मतलब प्रिपरेशन समय से हर काफी चीज का, हर चीज का, ये हर फील्ड में लागू होता है। ट्रेन पकड़ना है तो भी लागू होता है, एग्जाम देना है तो भी लागू होता है, कैरियर में भी लागू होता है, ऑफिस जाते समय भी लागू होता है, किसी फंक्शन में जाने समय भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। किसी भी चीज को ऑक्सीजन लेवल पे नहीं लेके जाना। मान लो कहीं जा रहे हैं एग्जाम देने, मुझे मालूम है कि 5 ही मिनट तो लगता है, तो मैं 5 मिनट पे एग्जैक्ट निकला गया, पता चला कि भाई स्कूटर पंचर हो गई,
क्या कर लेंगे? गया, पता लगा कि भैया जाम लग गया, क्या कर लेंगे? तो कोई भी चीज को ऑक्सीजन लेवल पे लेके जाने से बेटर है कि उसको प्री करो। ओके, ठीक है। और हम दोनों में से ज्यादा तकलीफ आपको किसने दी थी? वैसे इसका आंसर तो ऑब्वियस है, बट तब भी हम दोनों में से आपको ज्यादा तकलीफ इस पूरे पढ़ाई के जर्नी में किसने दी थी? पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत पहले भी बोला है कि बच्चों को चौथी तक में ही मैंने पढ़ाया है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेस नहीं लिया, मैं दूर से मॉनिटरिंग करता था कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। और हर आदमी की दिमाग अलग होती है, हर आदमी की दिमाग की ग्रैस्पिंग पावर अलग होती है। इतना मैं दूर से जरूर मॉनिटर करता था कि वो बच्चे जो है सब्जेक्ट के ऊपर हैं कि नहीं है, जो दोनों थे। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करना भी टफ। बट जैसे मेरे केस में आपको उठाना पड़ता था, हाँ, वो तो लगाना पंक्चुअलिटी में पड़ता। आ गया, पेरेंटिंग में नहीं आएगा, वो पंक्चुअलिटी में आएगा। तो ज्यादा दिक्कत तब भी मेरे में तो थोड़ी तो हुई। हाँ, वो इसलिए कि पंक्चुअलिटी नहीं थी। ठीक है। अगर आज दादा दादी होते और जब उनको ऐसा पता चलता कि जैसे उनको जब बड़े पापा का डॉक्टर का लगा था, वैसे ही आज जब हम दोनों का सीए का पता चलता, तो उन्हें कैसा लगता? देखो, कभी भी एक मूलधन होता है और एक उसका इंटरेस्ट होता है जिसको ब्याज बोलते हैं। तो मूलधन से ज्यादा लोग उसके ब्याज के ऊपर नजर रखते हैं। जैसे मैंने अमाउंट 5 लाख रुपए जमा कर दिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे यार 10% मिलेगा तो इतना हो जाएगा। आदमी मूलधन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मिलता है तो सोचता है मेरा जो कोई पैसा था वो 5 लाख समथिंग हो गया। तो मूलधन से ज्यादा ब्याज के ऊपर कभी भी आदमी खुशहाल होता है। ये पेरेंटिंग का एक फार्मूला है। तो जब आदमी बूढ़ा होता है ना, तो उसका मूलधन क्या होता है? उसका बेटा होता है। और नाती पोते जो होते हैं वो ब्याज होता है। तो ब्याज कभी भी अगर मिलता है तो सबसे ज्यादा जो खुशहाल रहता है वो जो मूलधन को जमा करने वाला होता है वो होता है, मतलब दादा दादी होते हैं या नाना नानी। इसमें दोनों होते हैं। और ऐसा नहीं कि भैया लड़का है तो खाली दादा दादी सोचेंगे, नाना नानी भी सोचते हैं कि मेरी बेटी का बेटा ये कर गया, बेटी ये कर गया। दोनों तरफ खुशहाली होती है। तो जितना ये प्राउड फील करके बोलेंगे कि भैया मेरा दामाद ऐसा है, मेरा लड़की ऐसी है, उससे ज्यादा प्राउड फील में बोलते हैं कि मेरा नाती ऐसा है, मेरा पोता ऐसा है। तो मेरे को लगता है मेरे से 5 गुना ज्यादा खुशी दादा दादी को। ठीक है। अब एक मैसेज जो आप देना चाहोगे आज की डेट में जितने भी सीए स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी एग्जाम्स के लिए, उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? वही पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, मतलब हर आदमी की एक अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए। ऐसा कभी तुलना नहीं करना कि मेरा साथीदार तो एक ही साल में निकल गया, मैं तीसरा साल हो गया, क्या करूं क्या। लगनशीलता अगर बनी रहेगी तो उसको 100% एक न एक दिन पास होना ही है। एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, तो सुभाषितान आती थी, नोटबुक के पीछे लिखा रहता था। उसमें सुभाषितान में एक दोहा था कि रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। मतलब रस्सी का जो अगर कंटिन्यूस खींचोगे तो पत्थर पे भी वो काट देता है। तो हम तो इंसान है, अगर टारगेट के पीछे लगे रहेंगे तो 100% वो टारगेट आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। एक सिंपल सी उदाहरण देते, ताला कोई खोल रहे हैं, मान लो कि 10 अटेम्प्ट किया, 11वें अटेम्प्ट किया, उससे नहीं हो रहा, उसने छोड़ दिया। 12वें अटेम्प्ट में दूसरा और टक से मारा, खुल गया। मतलब उसको 12 अटेम्प्ट में वो ताला खुलना था, वो 11वें अटेम्प्ट तक किया, एक अटेम्प्ट छोड़ दिया। तो हर आदमी की ग्रास्पिंग पावर अलग है। हो सकता है उसकी अटेम्प्ट करने की क्षमता जो है चौथी बार होगी, पहली बार होगी, दूसरी बार होगी, चौथी बार होगी, 7वीं बार भी हो सकती है, 10वीं बार भी हो सकती है, बट लगे रहो। हाँ, नो डाउट मोरली आदमी गिरता है, तो मोरल को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई भी साधन है तो वो धर्म है। तो धार्मिक मोटिवेशनल सुनने का, ये बाकी सब बकवास है मेरी नज़र में। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो मेरी नज़र में आदमी जितना मोटिवेट एक किसी भगवान को लेके हो सकता है, वो किसी आदमी और इंसान से नहीं हो सकता।
इसलिए धार्मिक होना जरूरी है। जब आदमी की क्या बोलते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या हो रहता है, उससे एक अलग बैकिंग सपोर्ट मिलती है कि चलो यार मेरे पीछे भगवान है, नहीं भगवान ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा, बोलते भी हैं। भगवान पे भरोसा रखो, जो भी है वो होना ही है, और जब होना है तभी होना है, इसलिए लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक कुछ ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जिससे ये और ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे सीता जी को खोज जब करना था तो सब लोग चले गए दक्षिण दिशा में, तो रावण को लेके चले गए थे। रावण सब लोग समुद्र के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे चले गए तो देखे अरे बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा समुद्र है, जाएगा कौन उस पर। कोई बोलता था मैं 2-4 कोस चला जाऊंगा, कोई बोलता था 10 कोस चला जाऊंगा, कोई बोलता था 20 कोस चला जाऊंगा। सुग्रीव बोले कि यार मैं पार तो हो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। तो उसमें बहुत चिंतित हो गए। जामवंत जी सोचे अब क्या करना है यार, मैं कैसे बहुत चिंतित हो रहे हैं, तो हनुमान की तरफ उनके ध्यान गए। तो हनुमान की जीवनी की तरफ ध्यान गई कि यार बहुत उदम मचाता था, इस पेड़ से उस पेड़ पे चला जाता था, सूरज को निगलने के लिए ऊपर चला गया था। मतलब जब सूरज के तरफ धरती से सूरज को माप सकता है तो ये समुद्र की कौन सी दूरी है, उसको केवल जगाना है। तो जामवंत जी हनुमान की शक्ति को जगाए, और हनुमान की शक्ति को जगाए तो सीधा सीधा वो समुद्र को लांग गए, लंका को भी जला के चले आए, और सीता को भी पता लगा के आए। तो आदमी को कभी भी हतोत्साहित नहीं होने चाहिए। एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है तीसरा खुलता है। कहीं ना कहीं दरवाजा के रूप में हनुमान जी मिले और सीता जी का पता लग गया। तो दरवाजा कभी ना कभी खुलता है, ऊपर वाला खोलता है। एज अ पेरेंट आप अपने पीयर पेरेंट्स को, मतलब जो आज सीए बच्चों के जो पेरेंट्स हैं आज की डेट में, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें किस तरीके से यहाँ पर रहना चाहिए या ट्रीट करना चाहिए? पेरेंट्स को सबसे बड़ा जरूरी यह है कि उस माहौल को क्रिएट करें। अगर लड़का पढ़ रहा है तो उस दौरान उसकी पढ़ाई के प्रति जो भी माहौल वो चाहता है उसको मेंटेन करें। ऐसे नहीं कि लड़का पढ़ रहा है तो मैं टीवी देख लूँ, लड़का पढ़ रहा है तो मैं शादी में चले जाऊँ, लड़का पढ़ रहा है तो मैं घूमने चले जाऊँ, तो पढ़ते रहेगा, मेरे को क्या कहना। तो जब कभी भी आदमी अकेले होता है, आदमी जो है ना एक सामाजिक प्राणी होता है। देखा होगा हम लोग बहुत सारे शादियों में भी नहीं गए, गांव भी नहीं गए, हम आज तक घूमने नहीं गए। तो जब कभी भी लड़का अकेला होता है तो हो सकता है वो निगेटिव थॉट की तरफ भी जाएगा, हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन ज्यादातर मेच्योरिटी लेवल कम होती है तो निगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। पेरेंट्स एक सपोर्ट के रूप में काम करते हैं, पेरेंट्स को पढ़ना नहीं, पेरेंट्स एक सपोर्ट में रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए बच्चों के माहौल के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। अब बच्चा पढ़ रहा है तो टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल भी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, उसको दूर से मॉनिटरिंग करते रहो, अगर वो डिमोरलाइज हो रहा है तो उसको घुमाने फिराने कहीं लेके जाओ, उसको मूड को दुरुस्त करो, वापस लेके आओ, फिर से पढ़ाई करो। क्योंकि बिना पढ़े बिना मेहनत किए सीए का रिजल्ट निकालना नामुमकिन है। ये हवे का गेम नहीं है, ये बहुत लेबोरियस चीज है और बहुत आईक्यू लेवल की भी जरूरत है। लेबोरियस के साथ साथ आईक्यू लेवल को भी डेवलप करने के लिए जो चीज करना है वो करे पेरेंट्स, और पेशेंस को बनाए रखें, सफलता मिलनी ही मिलनी। ओके, कुछ आप कहना चाहोगे हम लोगों को, मुझे, पातुल को, दीदी को? मैं जिंदगी में एक ही चीज पे ध्यान दिया हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरतें को पूरी करनी चाहिए। नो डाउट पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के प्रति अगर परिवार बिखर रहा है, परिवार से हम अगर दूर हो रहे हैं, तो कम पैसे में ही संतुष्टि करनी चाहिए। अगर आप कोई मोमेंट रिवाइंड करना चाहते हो तो हम लोगों की लाइफ में से, तो आप कौन सा मोमेंट रिवाइंड करोगे? देखो, कभी भी रिवाइंड अगर करना है तो बच्चों की बचपना ही रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वही सबसे खुशहाल समय रहता है। उसके बाद तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई तरीके के तनाव आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, ये टिफिन बनाना है,
फिर उसके लिए इकोनॉमिकल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। जब छोटे रहते हैं तो कोई तनाव नहीं रहता है, खाओ पियो मस्त रहो, उनके साथ जाओ खेलो, उनके साथ साइकिल चला रहे हैं तो पीछे दौड़ो, झूले पे खेल रहे हैं तो उनको धक्का दो। तो ये रिवाइंड अगर करना है तो बच्चों का बचपना ही रिवाइंड कर सकते हैं, बड़े हो जाने के बाद तो दर्द ही दर्द होता है। ओके। और जैसा कि आज फादर्स डे है, इसीलिए ये जो है आज अपन ने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा हैप्पी फादर्स डे धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद। एंड थैंक यू हम लोगों को ये पूरा माहौल, वातावरण और सारी चीज़ें सिखाने के लिए, जिस कारण हम लोग आज जीवन में जहाँ पर खड़े हैं वो इस लेवल तक पहुँच पाए, उसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो उसके लिए थैंक यू भी बोलना है एंड हैप्पी फादर्स डे विश भी करता हूँ। इसमें फिर मैं रिपीट ये करूँगा कि कभी भी आदमी सफल हुआ कि नहीं सफल हुए या दूसरे ही जजमेंट, हम माँ बाप के रूप में सफल हुए कि नहीं सफल हुए या तो तुम बता सकते हो या तो समाज बता सकता है। हर आदमी यही बोलता है कि बच्चे के प्रति मैंने ये समर्पित किया इसलिए वो हो गया, नहीं, मेरा इसमें कुछ अलग चीज है। मेरा इसमें यह है कि भगवान ने जो अपनी परिवार के मेंबर को, इसके पहले भी मैंने बताया, इसमें परिवार के मेंबर को अलग अलग रूपों में जो दिया है और जो गार्जियन बना करके भेजा है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरीके से पिरो के रखें। अगर पिरो के रखे रहेंगे आजीवन, और जब तक मैं गार्जियनशिप लेके बैठा हूँ तब सफल है। अगर इसमें कहीं पे भी विफल हुए तो कोई सफलता नहीं, क्योंकि लाख सफलता, जैसे अपने को 100 मार्क्स पाना है, 90, जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है, 99 पे जाने के बाद सांप कटता है, सीधा 1 या 2 पे आ जाते हैं। तो 99 पे भी अगर मैं स्कोर पाया और उसके बाद सांप ने कटा और 0 आ गया तो मैं कहीं सफल नहीं, जब तक कि मैं 100 नहीं पा जाता। तो पेरेंटल जिम्मेदारी है कि उसको सजो के रखे, उसको पिरो के रखे, उसके लिए त्याग की जरूरत है, उसके लिए समर्पण की जरूरत है, उसके लिए जो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पे अगर परित्याग कुछ करना है तो परित्याग करे, उसको अगर अपनाना है तो अपनाए, लेकिन हर आदमी का जीवन सक्सेस बनाए, ये पेरेंटल जिम्मेदारी है। ठीक है, ये पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। होपफुली इसके साथ हम लोग और भी पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलो, हाय गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच अगर आप पॉडकास्ट के एंड तक बैठे हैं। एंड आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको और क्या मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सीए फैकल्टी के साथ यहाँ पर पॉडकास्ट करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि कौन सी फैकल्टी के पास में जाऊँ एंड ऐसा कुछ पॉडकास्ट हम वापस उनके साथ रिकॉर्ड करें।